देखो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखा था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन रिक्वायरमेंट क्या था कि अगर कोई भी एटम को अगर दूसरे एटम के साथ अगर ओवरलैप होना है, कोई भी एटम को अगर दूसरे एटम के साथ ओवरलैप होना है तो उनके पास कैसे चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी। अगर ये हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम को अगर आपको साथ में ओवरलैप करना है, दोनों हाइड्रोजन एटम को साथ में लेके अगर आपको बॉन्ड फॉर्म करना है, दोनों के पास क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब दोनों के पास सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये हम लोगों ने देखा था। ओनली थिंग व्हाट, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर अगर ये रहेगा क्लॉकवाइज तो ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों फिर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैपिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। और पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या देखा था कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। तीसरा पॉइंट क्या देखा था, मोर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा। लेकिन इसका मतलब कंप्लीट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट ओवरलैपिंग मतलब पहला ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर कंप्लीटली नहीं आ सकता है, नहीं तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। करेक्ट। इनके बारे में हम लोगों ने ये बेसिक पॉइंट्स देखे थे। आज हमें एक कंसेप्ट, इसके बेस के ऊपर एक कंसेप्ट देखना है। एंड द कंसेप्ट इज potential energy diagram for formation of hydrogen molecule. Potential energy diagram for formation of hydrogen molecule. Okay. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो, मतलब हाइड्रो, हमें देखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होते समय मॉलिक्यूल का एनर्जी कैसे चेंज होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कैसे चेंज होगा। तो मैं डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट कि देखो हमारे पास एक डायग्राम है, एक डायग्राम से ही डायरेक्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, और एक्स एक्सेस के लिए ऊपर क्या रखा है मैंने, ये जो हमारा एक्स एक्सेस है उसे हम लोग क्या क्या बोलेंगे, खाली कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच वाले डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे मतलब अगर डायग्राम प्लॉट करोगे जैसा, देखो ऐसा रखता हूँ, इस एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल एनर्जी, या उसे टोटल एनर्जी बोल सकते हो, ऑन द विच एक्सिस, वाई एक्सिस। हमें क्या फॉर्म करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2, मतलब दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स है। तो हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग में दो एटम्स थे, दो एटम्स थे, बट इन द बिगिनिंग द एक एटम, अभी हाइड्रोजन का हमें मालूम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आएगा 1। एटॉमिक नंबर 1 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1। तो इसके पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसका भी एटॉमिक नंबर 1, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1, और उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास दो 1s ऑर्बिटल है, ईच वन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ईच वन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा,
कि अगर ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम है, करेक्ट, तो एक का स्पिन अगर रहेगा क्लॉकवाइज तो दूसरे का स्पिन कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मतलब हमारा कंडीशन है कि कोई भी दो हाइड्रोजन एटम को अगर आपको ओवरलैप करना है, कोई भी दो हाइड्रोजन को अगर आपको ओवरलैप करना है, उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक हाइड्रोजन पॉइंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम पॉइंट स्पिनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में क्या था, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, जब तक एटम अकेला रहेगा, जब तक एटम फ्री रहेगा, तब तक उसका एनर्जी कैसा होता है, ज्यादा होता है। सो तो एटम in the free state has more energy. Atom in the free state has a more energy. मतलब अगर एटम अगर हमारा फ्री रहेगा तो फ्री एटम के पास एनर्जी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। एटम इन द फ्री स्टेट हैज मोर एनर्जी। तो यहाँ पे ये एटम है, ये भी एटम है, जिनके पास बहुत एनर्जी है और एक दूसरे से अलग है। लेकिन अगर मैं दोनों एटम को नजदीक लेके आऊं, दोनों एटम को अगर मैं नजदीक लेके आऊं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, बट जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, their potential energy goes on decreasing. So when two, देखो जब when atom is when atom is in the free state, it has more energy. But once atoms with unpaired electrons having opposite spin approach each other, then their energy goes on decrease. करेक्ट, मतलब जब एटम फ्री रहेगा तो उसके पास बहुत एनर्जी रहेगा, फ्री है। कोई ऑलवेज ध्यान में रखना, कोई भी एटम अगर फ्री है, अगर वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है तो उसके पास क्या रहेगा, मोर एनर्जी रहेगा। लेकिन जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग मतलब कैसे होगा, फिर यहाँ पे सिचुएशन देखो। स्टार्टिंग में we assume किया कि जब दोनों एटम एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे थे, दोनों एटम, मतलब ये एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरा एटम जो जिसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। जब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है तो उनका एनर्जी कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मॉलिक्यूल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और एनर्जी डिक्रीज होगी, यहाँ पे आ इतना मीनिंग एनर्जी। और यहाँ पे आने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और उनका स्पिन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस पे, मतलब कैसे थे, जब हाइड्रोजन एटम फ्री था, जब दोनों हाइड्रोजन एटम फ्री थे, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तब उनका एनर्जी कितना था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी जीरो था। लेकिन जैसे वो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, जैसे वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, मतलब दोनों के बीच में क्या फॉर्म होने लगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म है। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होने लगा, उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होते होते, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा उनका नजदीक आ गए, एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन और यहाँ पे उनका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो मुझे यही बोलना है, मतलब यहाँ पे क्या बोलना है कि
once the atom with unpaired electron having opposite spin approach each other, their energy goes on decreasing. Their energy goes on decreasing. और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. करेक्ट. ओके, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे द एनर्जी रिलीज is about मतलब आपको कोई वैल्यूज वगैरह लर्न नहीं करना है, बट एनर्जी रिलीज इज अबाउट 436. एनर्जी रिलीज इज अबाउट हाउ मच, 436 किलो जूल पर मोल. मतलब कितना एनर्जी रिलीज होगा, मतलब जब दो एटम, देखो स्टार्टिंग में जब एक दूसरे से बहुत दूर थे तो मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं हुआ था, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना था, 0 था. लेकिन जैसे दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, तो दोनों जब अप्रोच करोगे तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगा. तो जब दोनों प्रॉपरली ओवरलैप करेंगे, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, 436 किलो जूल. इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है. करेक्ट, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम साथ में आ जाएंगे तो दोनों एटम से मिला के कितना एनर्जी बाहर रिलीज, मतलब बाहर निकल गया है 436 किलो जूल पर मोल. एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 74 पिकोमीटर. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 74 पिकोमीटर. मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ये हमारा पहला एटम और इसका न्यूक्लियस, ये हमारा दूसरा एटम और उसका, दोनों के न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच के ये न्यूक्लियस से लेके ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, 74 पिकोमीटर. और ये जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि दोनों एटम को आप इससे और नजदीक नहीं लेके आ सकते हो. दोनों एटम को आप इससे मतलब 74 से और कम नजदीक नहीं लेके आ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दूसरे के नजदीक में आ जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये एटम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा. और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 74 पिकोमीटर होना चाहिए. 74 मीटर, 74 पिकोमीटर. 74 पिकोमीटर से कम डिस्टेंस नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उससे और भी ज्यादा नजदीक अगर लेके आओगे तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो इसके ज्यादा और नजदीक नहीं लेके आ सकते. तो इसीलिए देखो ये डायग्राम में कि अगर मैंने इनको और नजदीक लेके आने की कोशिश की तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. और ब्रेक होगा मतलब एटम वापस फ्री हो जाएंगे. और एटम अगर फ्री हो जाएंगे तो उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एटम का एनर्जी मतलब वापस दोनों अलग अलग हो जाएंगे. एटम, ये एटम वापस अलग हो गया एंड क्लॉकवाइज स्पिन, इसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज. तो इस कंसेप्ट में मुझे क्या बोलना है खाली, कि जब दोनों एटम फ्री है, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी रिपल्शन नहीं है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा. मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा. लेकिन जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगा. लेकिन उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका स्पिन अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे.
और फिर ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। लेकिन जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों एटम मिला के कितना एनर्जी रिलीज करेंगे? 436 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज होगा। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 74 पिकोमीटर रहेगा दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन अगर आपने उनको और ज्यादा ओवरलैप करने की कोशिश कर दी, और ज्यादा ओवरलैप करने को, तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो भी ब्रेक होगा, एटम वापस अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे एंड एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये हमारा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो दूसरा सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन हियर, ये हमारे आई जस्ट राइट डाउन दिस एज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ two atoms have unpaired electrons, सेम स्पिन, मतलब अभी भी हमारे पास दो एटम्स है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर सेम स्पिन रहेगा, सेम स्पिन रहेगा, तो व्हाट हैपन? द रिपल्शन गोज ऑन, repulsion goes on increasing and bond formation will not occur। मतलब अगर मैं सेकंड, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था जहां पे स्पिन अलग अलग, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, इसका भी स्पिन है क्लॉकवाइज, इसका भी, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, दोनों का स्पिन क्लॉकवाइज है। तो दोनों का स्पिन अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक कभी आएंगे नहीं, और इनका अगर कोशिश करोगे तो इनका एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। मुझे इतना ही बोलना है कि ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि जब एटम फ्री रहेगा तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे दो एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, लेकिन जब अप्रोच करेंगे तो उनका एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब अगर मैंने बोला कि इसका एटम था तो एनर्जी था 100, ये एटम था तो इसका एनर्जी था 100, 100 तो 100 200, लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी रहेगा तो कितना रहेगा? 50 रहेगा। मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना रहेगा? 50। मतलब एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लेस देन द एटम। दूसरा कंडीशन क्या देखा? कि अगर दोनों एटम का, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों का स्पिन अगर सेम रहेगा, तो आप कितना भी कोशिश करो एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा एंड एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, ये हो गया। तो ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कंसेप्ट है, आई रिपीट अगेन। इसमें से क्या ध्यान में तुम्हें रखना है कि जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनका एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। दोनों एटम एक दूसरे को एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या उसे क्या बोलोगे आप? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ओके, आप इन दोनों एटम को, इस मतलब हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, इनको इससे ज्यादा और नजदीक नहीं, मतलब तुम बोलोगे अरे ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 74। अगर तुम बोले नहीं 70 पे लेके जाओ तो नहीं, तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट। सेकेंड कंडीशन क्या देखा? कि अगर हमारे पास दो एटम्स है, दोनों के पास अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर उनका स्पिन सेम रहेगा तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, एंड रिपल्शन रहेगा तो क्या होगा? रिपल्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट ऑकर, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। करेक्ट। ये हमारा पोटेंशियल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। इसका ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है, एंड द पार्ट इज overlap of
ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे करूँ, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के ओवरलैप है। सबसे पहले मैं ओवरलैप करूंगा बात की एसपी ओवरलैप, सॉरी सबसे पहले वाला हमारा ओवरलैप कौन सा रहेगा, एसएस ओवरलैप। अभी एसएस ओवरलैप क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ऑलरेडी हमने थोड़ा बार देखा हुआ है, लेकिन देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये पहला हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1। आपको ये अभी आना चाहिए अबव प्रिंसिपल, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये 1 मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। देखो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। तो ये एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल, स्फीयर शेप, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, बिकॉज हमें मालूम है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। तो ये डायग्राम किसका बना, 1s1 ऑर्बिटल ऑफ विच एटम, हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो ये ऊपर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में, और एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, करेक्ट। उसके बाजू में दूसरा हाइड्रोजन एटम, दूसरा 2 हाइड्रोजन एटम, देखो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी होगा हमारा कौन सा ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, और ये भी कौन सा होगा हमारा, हाफ फील्ड। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, दोनों दोनों हाफ फील्ड है। अभी खाली डायग्राम ड्रॉ करते, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ये 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स कैसे भी लेबलिंग कर सकते, बिकॉज ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये दूसरा एस ऑर्बिटल, तो ये क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिखा लिया, इसका स्पिन में अपोजिट दिखाऊंगा, इसका स्पिन अपोजिट दिखा दिया, और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, 1s1 ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम। ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम का अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास ओवर, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये एक, ये दूसरा, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, दोनों का स्पिन अपोजिट है, और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप होगा, ये कॉमन एक्सिस एक्स, ये कॉमन एक्सिस वाई, और ये जेड। और यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बता सकते हो। और अगर पेयरिंग नहीं बता तो यू कैन शो विद द शेडेड रीजन, यू कैन शो विद द शेडेड रीजन, ऐसे भी दिखा। और ये हमारा कौन सा ओवरलैप होगा, एस एस ओवरलैप, एस एस, और एस एस ओवरलैप क्यों, क्योंकि पहले एटम का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, इसलिए इसे क्या बोलोगे आप, एस एस ओवरलैप, क्या बोलोगे आप। और ये रहा हमारा कौन सा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और दूसरा और एक पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस, तो ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग इज अलोंग द एक्स एक्सिस। जब ओवरलैपिंग हमारा अलोंग द एक्सिस होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। दैट इज राइट डाउन हियर, when two half filled, when two half filled s ऑर्बिटल, देखो ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ। so when two half filled s ऑर्बिटल with
unpaired electron and opposite spin when overlap with opposite spin overlap along the axis। तो उनका ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है, along the axis। ओवरलैपिंग अगर एक्सिस के ऊपर होगा, ये ओवरलैप along the axis to form SS sigma overlap, to form the SS sigma overlap, या आप उसे सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो ओवरलैप टू SS सिग्मा बॉन्ड, SS सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको SS ओवरलैप का मीनिंग समझ में आ रहा है। SS ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है, ये पहला हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल। तो दो हाइड्रोजन एटम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन एटम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन एंड दे विल ओवरलैप अलोंग द एक्सिस। और अगर उनका ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस अगर हो गया तो बॉन्ड फॉर्म विल बी कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारा होगा एस एस सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड हियर, व्हेन टू हाफ filled s orbital, when two half filled s orbital of two atoms with unpaired electron and opposite spin overlap along the axis to form the SS sigma bond, to form the SS sigma bond। अभी हमें सेकेंड ओवरलैपिंग देखना है। सेकेंड ओवरलैपिंग इज sp और सेकेंड ओवरलैपिंग इज, आई विल जस्ट टेक pp ओवरलैप लेते हैं पहले, pp ओवरलैप, pp ओवरलैप। अभी पीपी ओवरलैप मतलब क्या होगा, देखो पीपी ओवरलैप, देखो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको आगे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पीपी ओवरलैप क्या होता है, देखो यहाँ पे पीपी ओवरलैप में क्या होगा, पीपी ओवरलैप में देखो एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल, थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए डिफिकल्ट है लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। तो अगर हमारे पास फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। एटॉमिक नंबर 9 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s, एक मिनट 2p5, खत्म हो जाएगा। देखो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p5, p में कितने ऑर्बिटल, तीन होते, देखो s में एक ही ऑर्बिटल होता है और p में कितने ऑर्बिटल होते, तीन ऑर्बिटल होते। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। और p ऑर्बिटल का हम लोग लेबलिंग कैसे करते हैं, p ऑर्बिटल का लेबलिंग कैसे होता है, ये रहेगा हमारा 2px, ये रहेगा हमारा 2py और ये रहेगा हमारा 2pz। ये 2p5 है, 2p का ब्रेकअप कैसे आएगा, 2px 2py एंड 2pz। 2px में दो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब पेयर्ड है, 2py में भी दो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब पेयर्ड है, और 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक फ्लोरीन। तो देखो हमें क्या पता चला कि फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, 2pz में। फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल, 2pz में। अभी यहाँ पे F2 है, दूसरा फ्लोरीन मैंने लिया, उसका भी एटॉमिक नंबर रहेगा 9। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p5। आपको ये कौन अभी यहाँ पे और इसके आगे आपको यही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अबव प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2
2p5, 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5। तो ये रहा 2p5 का ब्रेकअप कैसे आएगा, ये आएगा 2px, ये आएगा 2py और ये आएगा 2pz। 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पे x2 2 इलेक्ट्रॉन है, y2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, पहले फ्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल। दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल। तो हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है और दोनों के पास अनपेड। डायग्राम कैसा आएगा देखो, p ऑर्बिटल का x y z 3 एक्सिस है, लेकिन तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना तो डायग्राम में ऐसे ड्रॉ करूंगा। मैं इसे लेबलिंग कैसे करूंगा मालूम है, इसे लेबलिंग करूंगा px, इसे लेबलिंग करूंगा py और इसे मैंने लेबलिंग कर दिया pz। अपने आप कैसे भी लेबलिंग करो, बिकॉज ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रहा px py pz। px में इलेक्ट्रॉन पेड है, py में इलेक्ट्रॉन पेड है और pz में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा pz जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लिखो, ये डायग्राम किसका ड्रॉ कर दिया मैंने, 2pz1 ऑफ फ्लोरीन एटम। बाकी का ड्रॉ करोगे नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं डायग्राम किसका, मैंने लेवल क्लियरली लेवल कर दिया कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बता दिया। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, pz ऑर्बिटल में। 2pz ऑर्बिटल ऑफ विच एटम, फ्लोरीन। प्लस मेरे पास दूसरा फ्लोरीन है, लेबलिंग कैसे भी करो, px py pz। तो यहाँ पे मैं, और इसके पास, और हमें मालूम है p ऑर्बिटल का शेप कैसे, डम्बेल शेप होता है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, p ऑर्बिटल्स आर डम्बेल इन शेप। s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, p ऑर्बिटल्स आर डम्बेल इन शेप। तो ये इसका शेप आ जाएगा। ये एक ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब ओवरलैपिंग होगा उनका स्पिन कैसे होना चाहिए, अपोजिट। वो स्पिन कैसा होना चाहिए, अगर ये रहेगा क्लॉकवाइज तो इसे बता एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसे क्लॉकवाइज बताते हो तो इसे क्या बताना है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ओवरलैप, ये डायग्राम रहेगा हमारा 2pz1 ऑफ फ्लोरीन एटम, 2pz1 ऑफ फ्लोरीन एटम, ये डायग्राम बनेगा। एंड देन अभी देखो, ये p ऑर्बिटल और ये p, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल। यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल। और दोनों p ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे, दोनों p ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, pp ओवरलैप करेगा। और ओवरलैपिंग कैसे होगा, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगा। और जब एक्सिस के ऊपर जब ओवरलैपिंग होता है तो उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड। डायग्राम कैसा आएगा देखो, बाकी के ऑर्बिटल की नहीं। तो ये हमारा एक्सिस, pz एक्सिस, और ये जब ओवरलैप होंगे, जब ऑर्बिटल ओवर, देखो जब ओवरलैप होगा तो इसका साइज बढ़ेगा और इसका साइज छोटा होगा। सिमिलरली ये जब ओवरलैप होगा तो इसका साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस ओवरलैप को, मतलब अगर डायग्राम आपको वापस आए, बाकी के एक्सिस, लेकिन सो हियर व्हिच ओवरलैप वी गॉट, p p overlap, or you can say pp सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या, कि अगर हमारे ऑर्बिटल का, ये हमारे ऑर्बिटल है 2pz मतलब ऑर्बिटल, ये हमारा 2pz मतलब ऑर्बिटल। तो अगर हमारे ऑर्बिटल
along the axis अगर overlapping हो रहे तो bond form is called as a sigma bond. Bond form is called as a sigma bond. So I'll just write down here, when two half-filled p orbitals of two different atoms, when two half-filled, ये देखो ये पहला वाला है दूसरा वाला, when two half-filled p orbital of two different atom क्यों, ये पहला वाला फ्लोरीन है, ये दूसरा वाला फ्लोरीन. When two half-filled p orbital two different atom overlap along the axis pp sigma bond is formed. pp sigma bond is formed and overlap is called pp overlap. उस ओवरलैप को आप क्या बोल सकते हो, पीपी ओवरलैप बोल सकते हो. आपको समझ में आ रहा है? मतलब पहले अगर मैंने क्या बोला कि पहले एटम का इलेक्ट्रॉन रहेगा पी ऑर्बिटल में, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी रहेगा पी ऑर्बिटल में, तो दोनों के पास अगर इलेक्ट्रॉन पी, अगर इतने कंडीशन क्या है, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और फिर वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ये मैंने px और py क्यों नहीं बताया, यहाँ पे px का डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि px और py के पास इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेड है. px और py के पास इलेक्ट्रॉन कैसे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेड रहेंगे वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ओनली इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये हमारा कौन सा ओवरलैप हुआ, पीपी ओवरलैप हुआ, और जो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा कौन सा बॉन्ड है, पीपी सिग्मा बॉन्ड. अभी एसएस ओवरलैप हुआ, पीपी ओवरलैप हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे एसपी ओवरलैप. एक मिनट, एसपी ओवरलैप. अभी एसपी ओवरलैप क्या होगा, तो पहले यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे. एसपी ओवरलैप का जो एग्जांपल है, द एग्जांपल ऑफ द एसपी ओवरलैप इज HF मॉलिक्यूल. HP, तो यहाँ पे दो आइटम है, देखो यहाँ पे पहला आइटम कौन सा, हाइड्रोजन, दूसरा आइटम कौन सा है, फ्लोरीन. तो अभी हाइड्रोजन देखो, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s. यहाँ पे 1s ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. 1 मतलब इलेक्ट्रॉन, 1s मतलब ऑर्बिटल. तो ये हमारा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन. एटॉमिक नंबर 9 क्या आएगा डायग्राम, 1s2, 2s2, 2p5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. तो इसके पास भी इस S2 मतलब इलेक्ट्रॉन आर पेड, S2 मतलब इलेक्ट्रॉन आर पेड, और P हमारे पास कितने P ऑर्बिटल है, 3 P ऑर्बिटल. 3 P ऑर्बिटल कौन से, 2px, 2p है, 2py एंड 2pz. तो हमारे पास 3 P ऑर्बिटल्स है, px,
पी वाई एंड पी जेड। तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 है, तो कैसे लिखोगे 1 2 3, एंड अकॉर्डिंग टू हंस रूल जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आप पेयरिंग स्टार्ट करो 4 एंड 5। ये हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2px2 और 2py2 फील्ड है, ये अनपेड है। तो अभी देखो हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। फ्लोरीन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन द एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ। ऐसा लेबलिंग करूंगा एक्स वाई जेड, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और किसका इलेक्ट्रॉन है 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस क्लोरीन के पास कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करते समय तीनों का भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं खाली इसे लेबलिंग क्या करूंगा x, इसे लेबलिंग करूंगा y, और इसे लेबलिंग करूंगा z। इसे लेबलिंग z क्यों कर रहा है, क्योंकि z के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस आना चाहिए, करेक्ट। तो ये कैसे होगा, ये ड्रॉ कर दिया, ये p ऑर्बिटल, और किसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने 2pz1 ऑफ फ्लोरीन एटम, 2pz1 ऑफ फ्लोरीन एटम। तो ये हमारा फ्लोरीन का, और इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सेम स्पिन लिखो, बट एक्चुअल डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो एक का स्पिन रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरे का स्पिन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन हैज टू बी, दोनों के स्पिन एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अभी उसके बाद जब ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल डायग्राम, इसको मैं एक ही लेबलिंग करता हूँ जेड एक्सिस, ये हमारा एस ऑर्बिटल, को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई और 1, और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, इस लोब का साइज बढ़ेगा, इस लोब का साइज बढ़ेगा, और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। मतलब फ्रंट लोब का साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसे आएगा, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, ओवरलैप हो गए। अब यहाँ तो एक तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बता दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बता दो, नहीं तो शेडेड करो, एंड दिस इज कॉल्ड एज विच ओवरलैप, sp ओवरलैप, sp ओवरलैप। ओके, कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, HF मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। sp ओवरलैप क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, s ऑर्बिटल में आ रहा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, p ऑर्बिटल में आ रहा है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, और इसीलिए उसको नाम क्या दिया है, sp ओवरलैप। और HF, और ये ओवरलैप कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है। ओवरलैप कैसे हो रहा है, ओवरलैप कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है। और ओवरलैप अलोंग द एक्सिस हो रहा है, इसलिए बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, sp सिग्मा बॉन्ड, कौन सा फॉर्म होगा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, sp सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट। sp सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आज राइट डाउन द सेंटेंस। जैसे यहाँ पे pp ओवरलैप था, और तो ये भी p ऑर्बिटल था, ये भी, तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था, फ्लोरीन फॉर्म हुआ। यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, HF मॉलिक्यूल फॉर्म। Here I will write down the sentence, when one
half filled s orbital, ये हाफ फील्ड है, वन हाफ फील्ड s orbital containing unpaired electron is overlapped with another half filled p orbital containing unpaired electrons with opposite spin. See here, one half filled s orbital containing unpaired electron overlap along the axis, overlap when one half filled s orbital containing unpaired electron is overlapped along the axis with another half filled p orbital containing unpaired electron with opposite spin, then it is called sp overlap or sp sigma bond. सिग्मा का सिंबल क्या होता है? ये सिग्मा अपने मैथ्स में मालूम रहेगा, ये मैथ्स का सिग्मा का सिंबल है, तो एटलीस्ट आपको ये तीन ओवरलैप, सबसे पहले क्या देखा, अगर आपको दो ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेंगे तो एस एस ओवरलैप, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पी में रहेंगे तो पीपी ओवरलैप, और अगर एक इलेक्ट्रॉन एस में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन अगर पी में रहेगा तो क्या मिलेगा? एसपी ओवरलैप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एसपी ओवरलैप मिलेगा। करेक्ट? ये आपको तीन कंसेप्ट। और सिग्मा बॉन्ड क्या, कि अगर हमारा ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है। अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। आपको ये तीन ओवरलैप समझ में आ गए? बिफोर आई गो फॉर दैट, इसका और एक ओवरलैप है, लेकिन वो पहले करने के पहले पूछना चाहता हूँ कि आपको तीनों ओवरलैप समझ में आ रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है तीन ओवरलैप के बारे में? ओके, थैंक यू नितिशा। अभी यहाँ पे एक कंडीशन है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था पीपी ओवरलैप है, लेकिन ओवरलैप कौन सा बॉन्ड फॉर्म करे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे। सिग्मा क्यों? क्योंकि ओवरलैप इज अलोंग द एक्सिस, मतलब पीपी ओवरलैप है, बट एक ओवरलैप कैसे हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है, तो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग और देखेंगे, एक यहाँ पे और हेडिंग है, पाई
बॉन्ड, सॉरी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पाई, मैथ्स का पाई, पाई बॉन्ड। अब हमने सिग्मा बॉन्ड देखा और पाई बॉन्ड देखा। सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट क्या था कि अगर दोनों ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, अलोंग द एक्सिस। अगर हमारे ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा। अभी पाई बॉन्ड का भी फॉर्म होगा, मतलब इसके लिए मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट खाली कंडीशन होगा। पाई कैसे फॉर्म होगा, देखो पाई बॉन्ड कभी फॉर्म होगा अगर ये हमारे ऑर्बिटल्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये ऑर्बिटल, ये हमारे एक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल पी वाई ऑर्बिटल। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा ऑर्बिटल एक्स वाई जेड, और ये दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पे इसलिए पी वाई, एक दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट अपोजिट स्पिन। तो क्या देखा, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। दोनों दोनों का स्पिन अपोजिट है। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे होगा, देखो अभी तक हमारा ओवरलैपिंग कैसे हो रहा था, अलोंग द एक्सिस, करेक्ट। यहाँ पे भी हमारा ओवरलैपिंग कैसे हो रहा था, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा था। लेकिन अभी हमारा ओवरलैपिंग जो होगा तो कैसे होगा, देखो ये पी वाई, और तो ये आएगा हमारा पी वाई ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग देखो, ये पहला ऑर्बिटल, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल, करेक्ट। इसके पास इसके बाजू में दूसरा ऑर्बिटल, मतलब अगर मैं दोनों को नजदीक लेके आऊंगा, दोनों को अगर ऐसे मैं नजदीक लेके आऊंगा तो ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, देखो ये वाई पी वाई, ये भी पी वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस। ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है अबाउट द, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे। सो ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड कभी फॉर्म होगा व्हेन टू हाफ फील्ड p orbitals overlap laterally मतलब sidewise, when the two half filled p orbitals overlap laterally or sidewise, the pp overlap with pi bond is formed, pi bond form। ये हमारे पास देखो, मतलब कैसे मालूम है, ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग कैसे होगा, अगर हमारा ओवरलैपिंग लैटरली और साइड वाइज अगर हो गया, अगर हमारा देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्सिस के ऊपर नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है, एक्सिस के ऊपर वाले रीजन और एक्सिस के लोअर वाले रीजन में हो रहा है। तो ये हमारा होगा पीपी, लेकिन बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई मैथ्स का पाई, पाई बॉन्ड, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ओवरलैपिंग, व्हाट इज पाई बॉन्ड, when the two half filled orbital, हाफ फील्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, when two half filled p orbital overlap, और स्पिन अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओवरलैप लैटरली। तो अगर हमारे ऑर्बिटल्स, और ये पीपी में ही दिखाई देगा आपको, और आगे
तो अगर हमारे ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप हो रहे हैं, लैटरली मतलब साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका साइड और इसका साइड अगर ओवरलैप हो रहा है, इसका साइड और इसका साइड अगर ओवरलैप हो रहा है, तो अगर हमारे पी ऑर्बिटल लैटरली और साइड वाइज अगर ओवरलैप हो रहे हैं, तो पीपी ओवरलैप के साथ हमारा बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? आज के पार्ट में हमने ओवरलैप देखे। ओवरलैप कौन कौन से ओवरलैप देखे? एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। लेकिन अगर ये ओवरलैप कैसे रहेंगे? अलोंग दी एक्सेस रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ओवरलैप पीपी ओवरलैप रहेगा, बट पीपी लेकिन कैसे? लैटरली और साइड वाइज रहेगा, तो हमारा बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे भी पीपी है और यहाँ पे भी पीपी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पीपी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस और यहाँ पे पीपी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग साइड वाइज। तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, ठीक है। तो आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के बारे में समझ में आएगा आपको। यहाँ पे पूरा अबव प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए। अभी 1s2 2s2 लर्न करो, 1s2 2s2 2p6, थोड़ा पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग के एटलीस्ट 8-10 ऑर्बिटल, 8-10 ऑर्बिटल लर्न करो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना लर्न करोगे एटलीस्ट टाइमिंग के लिए तो भी चलेगा। तो आपको कुछ डाउट है इसके बारे में? कुछ पूछना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में?